नमस्कार। धांसू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे एक ऐसे इंसान की कहानी जिसके जीवन में संघर्ष बहुत था और संघर्षों को पार करते हुए उसने अपनी जिंदगी को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाया। वो इंसान और कोई नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि दिल्ली के बम्पर जीत से पहले ही अन्ना आंदोलन और धरनों की लंबी पारी के दौर से पूरा देश केजरीवाल नाम को जानने पहचानने लगा था। इस नाम के पीछे अगर कुछ छूट गया था तो वो है एक जुझारू सोशल वर्कर, एक मिडिल क्लास मेधावी स्टूडेंट। अरविंद केजरीवाल से आंदोलनकारी अरविंद केजरीवाल बनने की कहानी, अरविंद केजरीवाल की जुबानी। आइए हम सुनते हैं ये कहानी। अरविंद केजरीवाल कहते हैं, मैं घर में सबसे बड़ा था और इसकी जिम्मेदारी का एहसास मुझे कभी किसी ने कराया ही नहीं, लेकिन इसका एहसास पता नहीं मेरे भीतर कहां से चला आया। मुझे याद है वो दिन जब 8वीं के एग्जाम से ठीक पहले मेरी छोटी बहन रंजना को तेज बुखार हो गया। मुझे जितनी फिक्र उसकी तबीयत की थी उतनी ही उसके एग्जाम की भी थी। मैंने रात भर उसके पास बैठकर उसकी किताबों और नोट्स को उसे बोलकर सुनाया। किसी तरह वो अगले दिन एग्जाम देने जा पाई। फिलहाल वो एक डॉक्टर है। पढ़ाई में मेरा मन बचपन से ही काफी रमता था। देश का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग एग्जाम IIT JEE जाने अनजाने मेरा बचपन का सपना था। घर में कोई फंक्शन ही था, गेस्ट आए हो, पढ़ाई करने का मेरा टाइम फिक्स था। IIT का रिजल्ट आया और मुझे IIT खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में दाखिला मिल गया। अब बात थी आगे की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करते ही मुझे टाटा ग्रुप में नौकरी मिली। 10 से 5 की नौकरी करते करते मेरी छटपटाहट बढ़ने लगी। मुझे लगने लगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूं। मेरे पास अब 2 रास्ते थे। पहला, मैं मैनेजमेंट की डिग्री लूं और दूसरा सिविल सर्विसेज ज्वाइन करूं। पहली चॉइस में करियर जरूर ब्राइट दिख रहा था, लेकिन सिविल सर्विसेज में जाने पर कुछ कर पाने का मकसद हल होता नजर आ रहा था। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैंने सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम दिया और इंटरव्यू कॉल का इंतजार किए बिना टाटा की नौकरी को बाय बाय कर दिया। मेरे पास खाली वक्त था, सोचा कुछ घूम फिर लेता हूँ। मैं मदर टेरेसा का फैन हूँ। मैं मदर के दर्शन करने का इरादा लेकर कोलकाता पहुँच गया। मदर टेरेसा से मिलने के बाद मैंने उनसे कहा, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, जाओ कालीघाट में काम करो। मैंने कोलकाता में ही उनके संगठन के साथ काम करना शुरू कर दिया। हम पूरे कोलकाता में जाते, फुटपाथ से लेकर गली मोहल्लों तक बहुत से गरीबों को देखा। कई लोगों को गैंग्रीन यानी कि शरीर के किसी अंग का गल जाना या मर जाना जिसे कहते हैं, वो बीमारी थी। उन लेकर हम मिशन हॉस्पिटल आते। मैं तकरीबन 2 महीने तक मदर टेरेसा के संगठन के साथ काम करता रहा। सही मायने में सेवा का सच्चा मतलब मुझे वहीं पता चला। इसने मुझे पूरी तरह से बदल दिया। इसके बाद मैं बोडोलैंड के भीतरी इलाकों में गया। मैं कुछ वक्त के लिए रामकृष्ण मिशन और नेहरू युवा केंद्र के साथ भी जुड़ा और हरियाणा में कई जगहों पर काम करने लगा। इस दौरान मेरी वजह से मेरी माता पिता काफी परेशान हुए। तब मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे, उन्हें मेरी कोई खोज खबर नहीं रहती थी। और इसी बीच सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ज्वाइन करने का फैसला लिया। ये 1995 की बात है। ट्रेनिंग के दौरान मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत घटना हुई। मेरी मुलाकात सुनीता से हुई। मैंने उन्हें अपने दिल की बात बताते हुए शादी के लिए प्रपोज कर दिया। वो मान गई और मुझे लगातार जीवन शक्ति दे रही हैं। IRS की नौकरी करते हुए मुझे डिपार्टमेंट में कोई खास परेशानी नहीं हुई। मुझे अच्छा काम करने के बहुत मौके डिपार्टमेंट ने दिए। जो लोग मानते हैं कि इनकम टैक्स विभाग जैसी सरकारी नौकरी में ईमानदार होकर काम नहीं किया जा सकता, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैंने ईमानदारी से काम किया, मुझे किसी ने परेशान नहीं किया और अच्छी पोस्टिंग भी मिली। चलिए अब बात करते हैं आगे की। परिवर्तन की शुरुआत कहाँ से हुई। मैं अपना काम तो अच्छी तरह से कर पा रहा था, लेकिन
अपने आसपास हर तरफ करप्शन देख रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। बस एक बात दिमाग में बार बार आती थी कि सरकारी नौकरी में रहकर तो करप्शन से लड़ना मुश्किल है। इस दौरान चल रहे कई तरह के एंटी करप्शन मूवमेंट से जुड़े लोगों से मिलता रहा। मैंने इस बात का भी ध्यान रखा कि कहीं मेरी इन सब मुलाकातों का पता मेरे सीनियर्स और साथियों को न लग जाए। शुरुआत तो करनी ही थी, इसलिए 2000 में विभाग से बाहर के दोस्तों के साथ डिनर पर परिवर्तन नाम की संस्था की शुरुआत करने का फैसला लिया। मैंने सोचा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत क्यों ना अपने विभाग के खिलाफ ही की जाए। इस काम के लिए मेरे एक अंकल और भाई ने 50,000 रुपए दिए, जिससे हमने पूरी दिल्ली में अपने फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखे कपड़े, बैनर और पर्चे बांटे। इन पर लिखा हुआ था कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करने के लिए रिश्वत ना दें, अगर कोई दिक्कत है तो हमसे मिले। हमारे पास लोग आने लगे। मैं ये सब नौकरी करते हुए नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने पहले 2 साल की स्टडी लीव और फिर 2 साल बिना सैलरी के छुट्टी दे डाली। परिवर्तन अपना काम कर रहा था। हमने 18 महीने के तकरीबन 800 केस सॉल्व किए। इस दौरान हमने सिस्टम में बदलाव को लेकर कई PIL यानी कि जनहित याचिकाएं भी फाइल की। मुझे इस दौरान एक ही बात अखर रही थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के करप्शन का शिकार मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास था। वे अपनी आवाज खुद भी उठा सकते थे, लेकिन बिजली पानी से जुड़े ऐसे विभाग भी हैं जिनसे हाशिए पर पहुंच चुका आम आदमी भी रोज जूझ रहा है। हमने इनकम टैक्स के अलावा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को भी अपने दायरे में लिया। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे एक झुग्गी वाले का भी लेना देना रहता है। एक झुग्गी वाला भाई हमारे सामने रोता हुआ आया। उसके घर में एक पंखा था और एक बल्ब था, लेकिन बिजली डिपार्टमेंट ने उसे 8 लाख का बिल भेजा था। हमने जब जोर लगाया तब घटकर बिल 800 रुपए हो गया। इसी तरह हमने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन कार्ड में फैली खामियों के खिलाफ लड़ना शुरू किया। इतना सब करते हुए मेरे मन में हमेशा यही बात चल रही थी कि आखिर टुकड़ों में ये लड़ाई कब तक चलेगी। पहले जो लोग काम के लिए दलालों के भरोसे थे, वे अब हमारा सहारा ले रहे थे। आम इंसान को कोई ताकत मिल ही नहीं रही थी। अगर कल को परिवर्तन खत्म हो गया तो फिर सब कुछ जीरो हो जाएगा। मेरी इन्हीं चिंताओं के बीच अक्टूबर 2001 में दिल्ली की सरकार ने सूचना का अधिकार कानून पास किया। हमने इसे बनाने के लिए तो काम नहीं किया, लेकिन इसे लागू कराने के लिए हमें जूझना पड़ा। हमने इस कानून के पास होने की एक छोटी सी खबर अखबार में पढ़ी। जब हमने इसका हवाला देते हुए एक सरकारी विभाग से सूचना मांगी तो उन्होंने हमें बताया कि ऐसे कानून की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अजीब हालात थे। सरकार ने कानून तो बना दिया था, लेकिन उसे नोटिफाई ही नहीं किया जा रहा था। ऐसे में कोई विभाग इसे मानने को राजी नहीं था। हमने इसके लिए धरना भी दिया, CM को चिट्ठी भी लिखी। उसके बाद कानून लागू हुआ। इस कामयाबी से मेरा हौसला बढ़ा। हम लोगों को सूचना के कानून की ताकत के बारे में समझाने में जुट गए। ऐसे में हमारी मुलाकात संजय गुप्ता से हुई। उन्होंने कहा कि वो पिछले 10 साल से बिजली के कनेक्शन के लिए चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन 5,000 रुपए रिश्वत न देने की वजह से उनका कनेक्शन नहीं लग पा रहा था। हमने उनके लिए एक एप्लीकेशन ड्राफ्ट की और 10 दिनों में उन्हें कनेक्शन मिल गया। मैं समझ गया था कि लोगों को सूचना के अधिकार कानून को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए भी उन्हें बताना पड़ेगा, गुर सिखाना पड़ेगा। परिवर्तन इस काम में तेजी से जुट गया। इस दौरान मुझे रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। मिली रकम से मैंने संगठन की रिसर्च के काम में लगाया। मुझे पता चला था कि लोगों को टैक्स बचाने के नुस्खे खुद टैक्स कलेक्ट करने वाला इंस्पेक्टर बताता है। वो कहता है कि हमें 2,000 रुपए दो, हम तुम्हारी फाइल ही गायब कर देंगे। ऐसे में मैंने अपने इलाके में कमेटी बनाकर 100% टैक्स कलेक्शन करवाया। और अब मैं इस बात को समझ चुका था कि लोकतंत्र को मोहल्ला कमेटी तक लाने का वक्त आ चुका है। एक घटना ने मुझे सूचना के अधिकार कानून के ऐसे मुकाम पर आकर रोक दिया जिसके आगे का रास्ता बंद था। हुआ ये कि मेरे इलाके कौशाम्बी में सड़कों के बहुत बुरे हालात थे। मैंने RTI में इसका ब्यौरा मांगा। पता चला कि मेरे घर के सामने की सड़क की रिपेयरिंग में तकरीबन 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं, मगर मेरे घर के सामने की सड़क तो टूटी फूटी नहीं है। मैंने और डिटेल्स मांगी। मुझे वाउचर के साथ हर तरह की डिटेल्स की कॉपी मुहैया करा दी गई।
जो इस बात की ताकीद करते थे कि सड़क बनी है। मुझे समझ आ गया कि यहाँ आकर कानून का रास्ता बंद हो जाता है। अब लड़ाई आगे लेवल पर पहुंच गई थी और एक संगठन के जरिए लड़ना मुश्किल है। सभी को साथ लाना होगा और पूरे देश को करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरने के लिए आह्वान करना होगा। ये 2011 का अप्रैल महीना था। अन्ना हजारे जी के साथ हम सब एकजुट होकर करप्शन के खिलाफ जन लोकपाल कानून की लड़ाई के लिए दिल्ली पहुंच चुके थे। आगे की राह मुश्किल जरूर थी, लेकिन मेरे हौसले में दम था और नतीजा आपके सामने है। और आज मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूँ। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कहानी अरविंद केजरीवाल की, उन्हीं की जुबानी। ऐसे रोचक कहानी और तथ्यों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, यानी कि धांसू के साथ।